नमस्कार। आई होप आप सब लोग जो है सिविल समाधान IAS एकेडमी अर्थात CSIAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर अपना ज्ञान वर्धन कर एंजॉय कर रहे होंगे और CSIAS एकेडमी आपके निरंतर ज्ञान वृद्धि में निरंतर सहयोग करती रहेगी। बस आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पर कमेंट्स करें कि आपको किस तरह के टॉपिक पर क्या जानकारी चाहिए। अगर आपका कोई मन पसंदीदा टॉपिक भी है UPSC या जुडिशियल एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता। यद्यपि मैं सामान्य नागरिक संहिता पर एक पार्ट इसका बना चुका हूँ, आप जो है उस पार्ट को भी देखिए। पहले पार्ट का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। आप जो है अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस पर भी पहले उसको देखें, फिर बाद में इसे देखें। खैर, हम बात कर रहे हैं आज यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लागू होना चाहिए, या ये अगर लागू होगा तो कब तक लागू होगा। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो मेरा प्रीजुडिक्शन है या प्रीजुडाइस है, वो ये है कि इतिहास एक बार खुद को दोहरा रहा है। क्योंकि 2014 में हमारे देश के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उनके मुख्य एजेंडों में शामिल था जम्मू कश्मीर से धारा 370 को रिवोक करना, जो कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रिवोक करके जम्मू कश्मीर की जनता को या इस समूचे देश की जनता को उन्होंने एक बड़ा गिफ्ट दिया। फिर दूसरा एजेंडा था कि सामान्य नागरिक संहिता की उन्होंने बुनियाद तो ट्रिपल तलाक बिल पास करके रख ही दी थी। अब बस इसको आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है लागू करना है। तो मुझे लगता है 5 अगस्त 2023 वो तारीख होगी जब पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। अभी तक भारत के केवल एक राज्य में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और वो सिंस गेटिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया, मतलब 1950, जो हमें रियल आज़ादी की अगर हम बात करें तो हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और सही मायने में अगर हम रियल आज़ादी की बात करें तो हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद को हम मानते हैं, आज़ादी मानते हैं 26 जनवरी 1950 से। जम्मू कश्मीर में गोवा में 1950 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लागू है। मतलब कि वहाँ पर प्रत्येक नागरिक के लिए एक झंडा, एक देश, एक विधान वाली, एक संविधान वाली बात है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्योंकि अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि भारत के संविधान के पार्ट 4 में DPSP, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिन्हें कहते हैं, उसमें अनुच्छेद 44 में ये प्रोविजन है कि स्टेट को ये पावर है कि वो अपने अपने राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकते हैं। ये वाली बात तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान पार्ट 4 अनुच्छेद 44 में ये प्रोविजन दिया है, प्रोविजन एंड पावर है कि स्टेट चाहे मतलब अगर स्टेट की इच्छा है तो वो चाहे तो
अपने अपने राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकता है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही होगा कि 1947 में देश को आज़ादी मिली, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और संविधान की बात करने वाले लोग अनुच्छेद 44 को बड़ा लाइटली लेते रहे, बल्कि उसे अपने चुनाव का एक वोट बैंक मुद्दा बना करके अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग चीज़ें, ये स्पेशल प्रिवेल करते रहे, मतलब एक विशेष सुविधाएं देते रहे। तो जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है विद्यार्थियों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक देश, एक कानून, एक विधान, एक संविधान जिस देश में जिस किसी भी देश में लागू होता है, उस देश की तरक्की कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ तक मेरा अनुमान है कि 5 अगस्त 2023 को पूरे भारत में एक साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा था। अब ये क्यों लागू होना चाहिए, सवाल इस बात का है। तो क्यों पर हम चर्चा करते हैं। इससे एक तो ये है कि अलग अलग धर्मों के लोगों का जो भारत के संविधान पर, भारत के विधान पर जो प्रश्न चिन्ह उठता है कि भाई हमको जो है सुविधाएं कम मिल रही हैं, इस जाति को, इस वर्ग को सुविधाएं कुछ ज़्यादा मिल रही हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर भेदभाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और माइट भी प्रॉफिट के आधार पर जो एक सामाजिक द्वेष फैलता है, समाज में एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कई बार ये राजनीति का चर्चा का विषय बन जाता है कि भाई अगर ये सरकार आई तो इनको ज़्यादा फायदा होगा, अगर वो सरकार आती है तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि इस देश में सरकारें बदलती रहती हैं, सत्ताएं बदलती रहती हैं और सत्ता के बदलते के साथ ही किसी वर्ग के साथ सरकार इतनी मेहरबान हो जाती है तो किसी वर्ग को जो है क्रश कर देती है। तो जब यहाँ पर एक गुंजाइश ही ख़त्म हो जाएगी कि सबके लिए एक ही कानून है, तो सरकार की मेहरबानी जो है किसी खास वर्ग पर नहीं हो पाएगी कि भाई ये तो अल्पसंख्यक हैं इसलिए हम इनको ज़्यादा जो है इनको सपोर्ट करना है। पहली बात तो अल्पसंख्यक अगर इसकी बात करें तो इस देश में अब अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम अब इस देश में अल्पसंख्यक नहीं रहा है। अगर कोई अल्पसंख्यक है तो इस देश में अल्पसंख्यकों की संख्या क्रिश्चियनों की बची है। बाकी जो है ऑलमोस्ट जो है सबकी भागीदारी, किसी की 10% है, किसी की 15% है, किसी की 25% है, ऑलमोस्ट भागीदारी सबकी है जनसंख्या में। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक का गीत हमेशा के लिए बंद, चाहे फिर वो कोई अल्पसंख्यक हो या कोई मेजॉरिटी में है या कोई किसी भी वर्ग से आता है, किसी भी समुदाय से आता है, किसी भी जात से आता है, तो उन सब के लिए कानून एक कानून, एक संविधान, एक देश, एक झंडा। और जब ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि ये देश की तरक्की का एक सबसे बड़ा, कुछ टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से ये बीच में जो है थोड़ा सा कट हुआ है। अब आप लोग इसको जो है कंटिन्यू देखते रहिए। तो यहाँ पर ये वाली बात समझ में आ रही होगी। यूपीएससी एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या जुडिशियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको आंसर राइटिंग में इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि वो एक बैलेंस आंसर लिखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सरकार की नीतियों में अगर उनको कहीं पर कोई आलोचना नज़र आती है तो आलोचना ना करें, आलोचना ज़रूर करें, लेकिन आलोचना सकारात्मक होनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की सकारात्मक आलोचना करते हैं तो वो आलोचना और भी सुंदर हो जाती है, संतुलित हो जाती है। तो आप आंसर राइटिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें।
अच्छा, इसके बेनिफिट क्या हैं? अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से जो सांप्रदायिक दंगे हैं शायद उनमें एक बहुत बड़ी कमी आएगी, क्योंकि हमारे पास दंगे करने के लिए कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। अभी हमारी जो विचारों में कहीं ना कहीं जो भिन्नता होती है किसी बात को लेकर के, एक ऐसी बात को लेकर के, समुदाय विशेष की बात को लेकर के जो हमारी वैचारिक मतभेद होते हैं वो मतभेद खत्म हो जाएंगे। फिर शायद कोई ये नहीं कह पाएगा कि भैया हमको तो 3 शादियाँ या 5 शादियाँ 7 शादियाँ हमारे धर्म में जायज़ है। तो धर्म की बात है, आपको अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट में ये प्रोविज़न है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक अपने पंथ, अपने समुदाय, अपने व्यवसाय को खुद चुन सकता है। अर्थात वो 25 से लेकर के 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, उस आज़ादी को आपको समझना होगा कि 25 से लेकर के 28 तक जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी मिली है वो इस बात की आज़ादी है कि यदि आप मस्जिद में जाकर के अजान देना चाहते हैं तो आप फिर चाहे किसी भी पंथ से हैं, आपको मस्जिद जाने से कोई नहीं रोक रहा है। आप अगर चर्च जाना चाहते हैं, गुरुद्वारा जाना चाहते हैं, आप मंदिर में जाना चाहते हैं, या आप शंख बजाएं या घड़ियाल बजाएं, इसके लिए आपको जो है स्वतंत्रता है, इसके लिए आपको किसी ने नहीं रोका है। ना इस देश का संविधान रोकता है, ना इस देश का कानून रोकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर आप ये कहें कि हमको 7 शादी करने के लिए अधिकार है और हिंदू को 1 शादी करने का अधिकार है। हम 70 बच्चे पैदा करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे धर्म में नसबंदी हराम है, और जो है हिंदू समाज के लिए नसबंदी जायज़ है, वो अपनी नसबंदी करा लें, 1 बच्चा पैदा करें। तो ये जो नीति है, ये डबल स्टैंडर्ड नीति नहीं चलेगी, और इसमें शायद कुछ कट्टरपंथियों को अपना नुकसान नज़र आ रहा है। लेकिन अगर दूरगामी देखें, दूरदृष्टिता देखें इसकी, तो दूरदृष्टिता के आधार पर आप पाएंगे कि ऐसा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से देश का विकास संभव है, और देश के विकास में बल्कि 4 चांद लगेंगे। देश की जो प्रगति है, जो देश की गति है, वो उसमें बहुत इजाफा होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी का आप मतलब समझिए। धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी हमारे भारत के संविधान में पार्ट 3 में 2 जगह जो है इसका विवरण दिया गया है। एक अनुच्छेद 19 में भी आपको समुदाय, व्यवसाय और ये चुनने का अधिकार है, और 25 से 28 तक भी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है कि आप जिस पंथ को, जिस मजहब को, जिस फेथ को आप बिलीव करते हैं, जिसमें आप बिलीव करते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी पर पाबंदी लगाना नहीं है, बल्कि देश के विकास को गति देना है। और देश के विकास में गति केवल तभी संभव है जब इस देश का प्रत्येक नागरिक एक साथ, एक समान ट्रीट किया जाए। इक्वलिटी बिफोर लॉ लिख देने मात्र से इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं हो जाती है, क्योंकि जब लोग जो है ये बात कहने लगते हैं कि भाई हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है, हिंदू पर्सनल लॉ ये कहता है, तो भैया पर्सनल लॉ अगर जो है सब लोग चलाएंगे तो फिर हर जाति का एक पर्सनल लॉ बना दो, और इससे जो है देख लो देश का विकास कैसे संभव है और कितनी तेज़ी से देश का विकास होता है। या देश की राजनीतिक, देश में राजनीतिक स्तर पर बहुत तेज़ी से पतन होता है। तो हमें पतन की ओर नहीं बल्कि हमको विकास की तरफ आगे बढ़ना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ही करना पड़ेगा। अब आप ट्रिपल तलाक को जब रिवोक कर दिया गया तो इससे देखिए भारत में जो मुस्लिम महिलाएं हैं इनको कितनी जो है आज राहत मिली है। और ट्रिपल तलाक का केस जो है अगर हम देखें तो शाहबानो केस से उठ जाता है। शाहबानो
85 में शाहबानो जो कि 60 ईयर्स की एज में इनके हस्बैंड ने क्या दे दिया, इनको ट्रिपल तलाक दे दिया। बस ये कह दिया तलाक तलाक तलाक। अब भाई तलाक 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 कह देने से चूंकि इस्लाम में तलाक हो जाता है, हो गया। ये जो है हाई कोर्ट का रुख करती हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं, तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में ये कहा कि क्यों ना यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाए। आप शाहबानो केस को देख लीजिए, शाहबानो केस अल्टीमेटली हार जाती हैं, सायरा बानो केस आ जाता है, तब भी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई। एक बार एक राजस्थान में एक मीणा समुदाय के जो है पति ने अपनी पत्नी को जो है तलाक दे दिया, और इसके बाद जो है वो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। तो ये तमाम तरह के केसेस आए। उन केसेस में अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकल कर के सामने आया कि भाई कुछ भी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए भारत के उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और आपका कर्नाटका उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय कई बार रिकमेंड कर चुके हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कई बार इस बात को रखा कि क्यों ना यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू कर दिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू नहीं हो पाया। अभी रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तेज़ी से उठी और ये हुआ कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से जो एक धर्म विशेष को अय्याशी का अड्डा बना लिया है, उस धर्म की आड़ में साथ साथ शादियां करने का जो अड्डा बना दिया है, वो बंद हो जाएगा। सेकेंड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते के साथ ही अभी जैसे मुस्लिम समुदाय में आज भी पति को तलाक देने का अधिकार है, लेकिन पत्नी का पति अगर जानवर है तो वो पत्नी जो है तलाक नहीं दे सकती है, क्योंकि उसको उसी जानवर के साथ ज़िंदगी बितानी है। वो जानवर है या जाहिल है, उसी जाहिल या जानवर के साथ उसको पूरा जीवन जीना है, और नहीं तो अगर वो नहीं जिएगी तो शायद वो दोजक की आग में जलेगी। और ये जो है साथ शादी करके भी 72 हूरों के पास चले जाएंगे। तो कुल मिला करके आपके लिए ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इस डबल स्टैंडर्ड पर पाबंदी लगेगी। इससे ना केवल एक वर्ग का विकास होगा बल्कि समूचे देश का विकास होगा, और समूची मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का भी उत्थान होगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो जहाँ तक अगर हम इसके उस पर जाते हैं, निष्कर्ष पर निकालते हैं, तो इसमें प्रॉफिट तो आपको बहुत सारे नज़र आएंगे, बेनिफिट नज़र आएंगे, लेकिन लॉस की बात करें तो लॉस 0% नज़र आता है। हाँ, लॉस है। लॉस उनका है जो सही मायने में राजनीति के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, चापलूसी करते हैं, जो किसी वर्ग विशेष के दम पर किसी भी सत्तासीन सरकार की तख्ता पलटने का ख्वाब देखते रहते हैं। वो शायद उनके ख्वाब जरूर टूटेंगे। ये नुकसान तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों की, राजनेताओं की नींद जरूर उड़ने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नुकसान के दृष्टिकोण से, लॉस के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो लॉस है तो बस यही है कि सत्ता की रोटी किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी वर्ग के विशेष पर जो सत्ता की रोटी सेकते हैं, उनका नुकसान साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग जिनका नुकसान हो रहा है वो इस वीडियो को बिल्कुल ना लाइक करें, ना शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।